आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में बताने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो जब मैंने बताया था, हमारे पहले वीडियो को आप देख सकते हैं इस चैप्टर के, आपको मेरे चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने बताया था कि दो कोई मटेरियल है, नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स। जब इन दो नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं तो उनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब होता है कि उनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। इसी वजह से इन पे कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जब हम इनको रब करते हैं, मैंने उसी दो ऑब्जेक्ट के एक एक एटम को एग्जाम्पल के लिए लिया है समझाने के लिए। जब इन दो ऑब्जेक्ट्स को हम आपस में रब करते हैं, देखिए रबिंग से पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल है। देखिए +5 -5 +5 -5। जब हमने रबिंग कर दिया तो रबिंग करने से क्या हुआ कि इस पर के कुछ इलेक्ट्रॉन, जो कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन थे, वो एनर्जी मिल गई रबिंग से। उस रबिंग के कारण वो इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफ़र हो गए। तो हुआ क्या कि अब इस पर देखिए 3 इलेक्ट्रॉन ही बचे और इस वाले एटम पर 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। तो अब देख रहे हैं यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है इक्वल नहीं है। यहाँ +5 प्रोटॉन है और -3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे +5 प्रोटॉन है और -7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये जो प्लस का प्रभाव है, इफेक्ट है, वो ज़्यादा होगा इस पर माइनस की तुलना में। तो इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहेंगे। और इस पर चूंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, प्रोटॉन कम है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कहेंगे। तो अब हुआ क्या कि देखिए जैसे जैसे हम रबिंग करते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट्स को हम रब करते हैं तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और जब किसी एटम पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या अधिकता हो जाए, जैसे यहाँ कमी हो गई या अधिकता हो जाए, तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट चार्ज हो गए। तो जिस ऑब्जेक्ट पर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे देखिए 7 इलेक्ट्रॉन कलेक्ट है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, इसका प्रभाव ज़्यादा दूर तक महसूस किया जा सकेगा। और इस पर केवल 3 इलेक्ट्रॉन ही है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कम होगा। तो आप ज़्यादा डिटेल में अगर जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है तो आप मेरे पहले वीडियो को देखिए। अभी यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगा। तो आप इतना समझिए कि जब रबिंग होती है और रबिंग के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसमिशन हुआ इधर से इधर, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी एटम पर कलेक्ट होंगे तो उसका पोटेंशियल उतना ही हाई होगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसका पोटेंशियल उतना ही लो होगा। तो हाई पोटेंशियल वाला हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव और लो पोटेंशियल वाला हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह सकते हैं। अब इसके बाद अब देखिए इस पर ज़्यादा था इलेक्ट्रॉन तो ये हाई पोटेंशियल था, और इस पर कम इलेक्ट्रॉन थे तो इसका पोटेंशियल लो था। ठीक। अब जब यदि हम किसी वायर से इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, इन दोनों एटम्स को या ऑब्जेक्ट्स को किसी वायर से कनेक्ट कर दें, तो जब हम किसी वायर से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, यानी इसका पोटेंशियल हाई है और इसका पोटेंशियल लो है। तो कनेक्ट करते ही जो एक पाथ मिल गया ना, सर्किट बन गई, एक पाथ मिल गया इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए। तो जो अधिक इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस में, जो प्रोटॉन है, उससे जितना ज़्यादा अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे उस एटम पर, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कम वाले इलेक्ट्रॉन के पास चले आएंगे। क्यों? इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है। तब तक ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ फ्लो करते रहेंगे जब तक कि दोनों पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल ना हो जाए। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इस मेथड को कहते हैं इलेक्ट्रिक
डिस्चार्ज। ठीक है, आप अब देखिए इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर जाएंगे तो आपको जब इलेक्ट्रिक करंट समझाया जा रहा था मेरे इससे पहले वाले वीडियो में, तो बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो किया, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक करंट किधर फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट, इधर से इधर। आप इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं, जो कि आप प्रैक्टिकली अपने घर पे कर सकते हैं। आप एक फाइबर की चेयर पे बिल्कुल सट कर अपना जो बैक है, पीठ, उसको सटा कर बैठ जाइए और अपने पैर को ग्राउंड से टच मत कराइएगा। उसके बाद किसी फ्रेंड या भाई बहन को कहिए कि उस पर किसी टॉवल से कम 50 टाइम्स बीट करे, पीटे पीछे की तरफ। ठीक, अब उसके बाद अपने भाई या बहन या दोस्त को कहिए कि वो स्लीपर निकाल दे, नंगे पांव खड़े हो जाए ज़मीन पर, और फिर आप अपनी फिंगर से उसकी फिंगर को टच कीजिए। तो आप पाएंगे एक झटका, एक करंट का झटका आपको महसूस होगा, और स्पार्किंग हो सकता है दिखे भी चिंगारी के रूप में। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब आप फाइबर की चेयर पर बैठते हैं और आपका फ्रेंड आपको बीट करता है टॉवल से 50 टाइम्स, तो क्या होता है कि टॉवल से इलेक्ट्रॉन आपके चेयर पे यानी आपकी बॉडी पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, चेयर के थ्रू आपके बॉडी पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो अब आपकी बॉडी चार्ज हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी पे बढ़ गए, और जो आपका फ्रेंड है जब नंगे पांव ज़मीन पे खड़ा होता है तो अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, तो वो उसका पोटेंशियल जीरो है और आपका पोटेंशियल हाई है, इलेक्ट्रॉन आपके बॉडी पर है। तो जैसे ही आप टच करते हैं उसके फिंगर को, तो आपके चूँकि बॉडी पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो बहुत तेज़ी से लो इलेक्ट्रॉन वाली बॉडी यानी आपके फ्रेंड की बॉडी की ओर दौड़ते हैं, और तब तक दौड़ते हैं जब तक कि दोनों बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रॉन रन किए। अब इसी तरह इस वाले फिगर में देखिए, कोई वायर है, उसके एक टर्मिनल ए और बी के बीच में एक सेल लगा दिया गया, बैटरी। ठीक है, तो जब बैटरी लगा दी गई तो ये देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस साइन जिससे कनेक्ट होगा यानी वहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अधिक होंगे। ठीक, तो बी का पोटेंशियल हो गया हाई, और जो ए वाले टर्मिनल पे प्लस से कनेक्ट है यानी यहाँ पर होंगे इलेक्ट्रॉन की कमी यानी लो पोटेंशियल। ये हाई पोटेंशियल हो गया, ये लो पोटेंशियल हो गया। तो अब जब इनको कनेक्ट करेंगे हम आपस में किसी भी बैटरी के थ्रू, तो अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर दौड़ने लगेगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है अब बी से ए की ओर रन करने लगा। ठीक, तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी, ए से बी की ओर, इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट। इतना कुछ समझाने के पीछे मेन रीजन ये था कि जब तक आप ये सारी बातें ना समझते ओम्स लॉ समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता। अब मैं बताता हूँ कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ भी यही कहता है कि किन्हीं दो टर्मिनल्स के बीच जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, करंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। बस शर्त यह है कि पूरे सर्किट का जो है फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज ना हो, जैसे टेम्परेचर और अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज ना हो। तो टर्मिनल्स के बीच जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसमें फ्लो होने वाली करंट का मान भी उतना ही अधिक होगा। देखिए, ए और बी का जितना ज़्यादा, बी का पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा और ए का पोटेंशियल जितना कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन उतनी ही तेज़ी से इसकी तरफ फ्लो करेगा इसको इक्वल करने के लिए। ठीक है, तो जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा करंट उतना ही तेज़ी से इधर भागेगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे करंट का अमाउंट भी उतना ही अधिक होगा। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम थे, उन्होंने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच एक रिलेशनशिप स्थापित किया, इस्टेब्लिश किया, उसी को कहते हैं ओम्स लॉ। This law states that the electric current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference across the end of the conductor, provided the temperature and other physical property of the conductor remain the same.
देखिए यही डिफिनीशन होती है ओम्स लॉ की कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज और कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन द सेम। यानी जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट उतना ही ज़्यादा होगा कंडक्टर में, उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगी। यही ओम्स लॉ है। तो इसी स्टेटमेंट को देखिए कह रहा है क्या कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाने के लिए हमें किसी न किसी कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने v इज इक्वल टू आई आर, चाहे आप i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v लिखिए या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i लिखिए, बात तो एक ही है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उसमें फ्लो होने वाली करंट भी उतने ज़्यादा होगी। यही ओम्स लॉ है और इसका बहुत बड़ा इशू बनता रहता है क्या है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ बस इतना ही है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों टर्मिनल के बीच उसमें बहने वाली करंट भी उतने ही ज़्यादा होगी। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, या प्रोपोर्शनल को हटा के हमने कांस्टेंट लगा दिया v इज इक्वल टू आई आर। v इज इक्वल टू आई आर वेयर r इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड r इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और ये रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है कि किसी कंडक्टर का कितना रेजिस्टेंस है, उसके अंदर करंट के फ्लो होने से रोकने की कितनी प्रवृत्ति है। तो इसी से हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैपिटल R इज इक्वल टू V अपॉन आई, या V अपॉन आई इज इक्वल टू कैपिटल R, और कैपिटल R क्या है कांस्टेंट, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अब इस फार्मूले के आधार पे हम ये भी एक डिफिनीशन दे सकते हैं, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर to the current flowing through it remain constant if temperature and other physical conditions of the conductor remain the same। एक ये भी डिफिनीशन हो सकती है जो अभी हमको फार्मूला मिला v अपॉन आई इज इक्वल टू आर से। ये देखिए v और i के बीच एक ग्राफ ड्रा किया जाए तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा हमको, एक कांस्टेंट स्लोप बनाती हुई स्ट्रेट लाइन v एक्स एक्सिस पे और i y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो v और i के बीच अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट के लिए ओम्स लॉ के अनुसार अगर ग्राफ खींचा जाए वोल्टेज और करंट के बीच तो वो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है इस तरह से कांस्टेंट स्लोप बनाती हुई एक्स एक्सिस से। ग्राफ बिटवीन v एंड i इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एज शोन इन फिगर 8। अब इसमें एक टर्म आया था रेजिस्टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस, तो थोड़ा सा जान लीजिए क्योंकि ओम्स लॉ की बात होगी तो उसमें रेजिस्टेंस भी हमें जानना चाहिए। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। चार्ज के फ्लो का अपोज करता है कंडक्टर। कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर मीन्स जिससे करंट पास हो रहा, तो हर एक कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वह उसके अंदर से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं या करंट पास होती है तो वो उसके फ्लो को अपोज करता है, रोकने की कोशिश करता है। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज गिवन बाय R इज इक्वल टू V अपॉन आई। Thus resistance of conductor is defined as the ratio of the potential difference across the ends of the conductor to the current flowing through the conductor। जो रेजिस्टेंस होता है वो वोल्टेज और करंट के रेशियो को कहते हैं। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, OHM, ओम, एंड इट्स सिंबल इज दिस। इस तरह से इसका सिंबल होता है। रफली आप इस तरह से इसके सिंबल को बना सकते हैं, कुछ इस तरह से, सॉरी ऐसे, ठीक। फिर इसे ओमेगा कहते हैं, ठीक है,
तो रेजिस्टेंस को इस ओमेगा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इस रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में सजेशन ज़रूर दें। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको और भी वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।